नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज़। मेरा नाम डॉक्टर सीए शरद कोहली है। मैं एक मीडिया पैनलिस्ट हूँ और अर्थशास्त्री भी हूँ। अगर आप बिज़नेस करते हैं या नौकरी करते हैं, क्या आपको कहीं से इकोनॉमिक प्रेशर फ़ील हो रहा है? अगर आप नौकरी करते हैं, क्या आपने नोट किया है कि आपकी तनख्वाह या आपका जो परफ़ॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है, वो उस रफ़्तार से नहीं बढ़ रहा है? अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो क्या आपने नोट किया है आपकी सेल गिर रही है? अगर आपकी कोई छोटी-मोटी शॉप है, तो क्या आपके यहाँ कस्टमर फुटफॉल कम दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये सब साइन्स हैं इकोनॉमी के स्लो डाउन के। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, जो इस समय इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था थोड़ी-सी स्लो डाउन हो रही है। पिछले साल जो हम 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहे थे, वो रफ्तार गिर के अब 6.4% तो आ ही चुकी है अनुमान के हिसाब से। यानी कि मार्च 25 जो ये साल खत्म होगा, उसमें हम करीब-करीब 6.4 6.4 की रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ करेंगे, जबकि पिछले साल ये 8.2 था। इसके अलावा हम और कई पैरामीटर्स लें और सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, कंपनीज़ के जो नतीजे आते हैं। तो वो जो Q3 क्वार्टर 3 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 24 तक का जो क्वार्टर है जिसके नतीजे या रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, कहीं स्लो डाउन महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्लो डाउन और भी बहुत पैरामीटर्स में दिखाई देता है। मैं कुछ पैरामीटर्स मैंने नोट किए हैं आप लोगों के लिए, जो आपको इस तरफ इशारा करेंगे। हालाँकि बेरोज़गारी को नापने का हमारे यहाँ कोई ठोस पैमाना नहीं होता है, पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नापा जाता है, उसमें जनवरी में बहुत सारी निजी संस्था इसको नापती हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनको क्रेडेंस नहीं देता, पर 8.3 के आसपास सीएमआई जिसका सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसने 8.3 के आसपास इसको मेज़र करके बताया कि जनवरी में आ रहा है, जबकि पहले ये 7.9 था। तो थोड़ी-सी बेरोज़गारी की रफ्तार बढ़ी है। महँगाई की वजह से जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है मेरे हिसाब से, महँगाई की वजह से जो कंज़म्पशन स्लो डाउन हुआ है, यानी कि हम और आप मिलके जो सामान खरीदते हैं और सर्विसेज़ लेते हैं, उसमें डेफ़िनेटली एक स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। पिछले अब से नहीं, पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहा है। और ये स्लो डाउन की वजह क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा बच नहीं रहा है। लोगों के बजट थोड़े-से इस खाने-पीने की महँगाई की वजह से डगमगा गए हैं। जो थाली है जिसकी कॉस्ट निकाली जाती है, जिसमें रोटी होती है, एक दाल होती है, एक सब्ज़ी होती है। मैं वेजिटेरियन थाली की बात कर रहा हूँ। उसमें आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनके दाम बढ़ गए हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेशन अभी भी 5 साढ़े 5% के आसपास घूम रहा है, जो मेरे अनुमान के हिसाब से फूड इन्फ्लेशन के हिसाब से काफ़ी हाई है। इसमें अगर हम खाली फूड इन्फ्लेशन लें, तो वो करीब अभी भी 8 और 10% के बीच में घूम रहा है, जो कि डेफ़िनिटली टॉलरेबल लेवल्स जो हैं, जो बर्दाश्त करने के लिमिट्स होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से लोगों को अपना खर्चा हिचकिचा के करना पड़ रहा है। लोगों को अपना खर्चा ज़रा हाथ खींच के जिसको कहते हैं करना पड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं बच रहा है। लोगों ने अपने खर्चे में कटौती करी है, जो सामान खरीदना था उसमें टाल-मटोल करी है। भारतीय अर्थव्यवस्था 60% कंज़म्पशन से बनती है। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब कंज़म्पशन स्लो डाउन साफ तौर पे दिखने लगा है। पहले इसका अंदाज़ा था, पर अब साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि आप किसी भी मार्केट में जाएँ, किसी भी दुकानदार से बात करें, आपको ये बताएगा कि बिज़नेस में थोड़ी-सी मंदी है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है सरकार को भी इस बात का पता है। इसीलिए इस बजट को एक बूस्टर डोज़ की तरह सरकार इस्तेमाल कर सकती है कि जो सुस्त पड़ रही, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मंदी में जा रहे हैं, क्योंकि मंदी में जाने के लिए आपको 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव ग्रोथ होनी पड़ती है। तो अभी तो हमारी तो 6.4 की एनुअल अनुमान लगाया जा रहा है, तो मंदी के हम आस-पास भी नहीं हैं। पर एक सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था का संकेत ज़रूर मिल रहा है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अगर कभी मंदी आती है, तो उससे पहले सीधा तेज़ी के बाद मंदी नहीं आ जाती है। तेज़ी के बाद पहले अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है, यानी कि आप पंखा ऑफ कर दें, जो तेज़ घूम रहा होता है, तो वो धीरे-धीरे पहले कुछ देर तक घूमता रहता है, पर अंदाज़ा लगता है कि अब इसकी उतनी स्पीड नहीं है और फिर अंततः आके वो रुक जाता है मोमेंटम से। तो मोमेंटम अर्थव्यवस्था का इतना होता है कि उसकी वजह से एकदम से मंदी नहीं आती है, धीरे-धीरे मंदी आती है। तो मैंने आपको कंज़म्पशन का बताया, मैंने आपको बेरोज़गारी का बताया, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम है। अब लाज़मी है कि आप जब सामान कम खरीदेंगे जाके दुकानों से, तो फैक्ट्री में भी सामान बनना कम हो जाएगा। उनके पास जो स्टॉक है, वो इकट्ठा होता जाएगा, तो उनकी जो मशीनें हैं, वो कम हो जाएगी चलनी। जो पैकिंग है, वो कम हो जाएगी। जो सप्लाई चेन है, वो भी अपने पास सामान स्टॉक करके रखेगी। ऑटोमोबाइल में भी
जो बहुत बड़ा पैमाना है और जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब-करीब 45 से 50% ऑटोमोबाइल और उसके आसपास जो कंपोनेंट्स बनते हैं, वो हिस्सा बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसमें भी स्लो डाउन नज़र आ रहा है। जो अनसोल्ड इन्वेंटरी है, थोड़ा-सा दिवाली के आसपास एकदम से डिमांड आई थी, पर उसके बाद फिर डिमांड स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप कंजम्पशन की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात करें, जिसमें बहुत तेज़ी से पिछले 3-4 साल से, कोविड के बाद से एकदम उसमें जैसे बूम आया था। अब अगर आप रियल एस्टेट मार्केट्स में जाएँ, बैंगलोर है, मुंबई है, लग्ज़री सेगमेंट को छोड़ देते हैं। लग्ज़री सेगमेंट में अभी भी तेज़ी है, क्योंकि लग्ज़री सेगमेंट थोड़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको कहते हैं, वो उससे इम्पैक्ट नहीं होता है। यानी कि प्राइस कुछ भी हो जाए, लग्ज़री वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा हो जाता है कई बार, ज़्यादा महँगी चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है, स्टेटस की वजह से। तो अगर हम बात करें रियल एस्टेट मार्केट की, दिल्ली एनसीआर की बात करें, मुंबई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो अब जो तेजी पिछले 3-4 साल में दिख रही थी, आपको बहुत सारे रियल एस्टेट के इंडस्ट्री के लोग बताएँगे कि अब वो वाली बात नहीं है। मैंने फिर दोहराता हूँ, लग्ज़री सेगमेंट को छोड़कर, जो हम मिडल क्लास हाउसिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि रियल एस्टेट मार्केट भी अब कूल डाउन हो रही है, जो तेज़ी थी, अब धीरे-धीरे वो स्टेबलाइज़ हो रही है। और अगर आपको आने वाले 6 महीने, साल में कीमतें नीचे जाती हुई दिखाई दे, तो कोई भी हैरान होने की इसमें बात नहीं होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल की मैंने आपसे ऑलरेडी बात करी। स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स नीचे आता दिख रहा है। स्टार्टअप जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, हालाँकि एक बहुत पुरानी कहावत होती है कि हाथी कितना भी पतला हो जाए, भैंस तो रहता ही है। इसका मतलब ये है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब वो धीमी भी पड़ती है, तो धीमी पड़ते-पड़ते भी उसमें काफ़ी काफ़ी मोमेंटम रहता है। तो स्टार्टअप्स भले ही देश में अभी भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, पर उनकी जो रफ्तार है, वो डेफ़िनेटली धीमी पड़ती हुई दिखाई दी है। कुछ और चीज़ें मैंने आपके लिए नोट करी। क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि जो लोन लोग लेते हैं, उनमें भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। जो बैंकों से लोन जाता है, एनबीएफसी से लोन जाता है, उसमें भी अब थोड़ी-सी सुस्ती दिखाई दे रही है। ओवरऑल बैंक्स का जो प्रॉफ़िट है, बैंक्स के प्रॉफ़िट पे प्रेशर है। यानी कि बैंक्स को जो डिपॉज़िट से ब्याज देना पड़ता है और इंटरेस्ट से उनकी कमाई होती है। क्योंकि लोन अपटेक या ऑफटेक कम है, इस वजह से उनकी कमाई पे फ़र्क पड़ा है। तो बैंकों की बैलेंस शीट्स में भी अंतर दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा पैमाना होता है। उधर से क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे। किसी-किसी सेक्टर को छोड़ दें, डिफेंस को छोड़ दें, फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ दें, तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें एक्सपोर्ट्स उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। $800 बिलियन के आसपास पहुँचने वाले थे। अ, एक तरह से स्टैग्नेंट से हो गए हैं। जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, तो हम करीब-करीब $1 ट्रिलियन के आसपास पहुँचने का टारगेट बहुत नज़दीक में रखा हुआ था। पर अब लग रहा है वो टारगेट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन और इम्पोर्ट्स में कोई कमी नहीं आ रही है। जो सामान हम बाहर से मँगाते हैं, इनफैक्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आज भी चिंता की बात बना हुआ है, क्योंकि 86-87% हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं। उसके अलावा सोना बहुत बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट हो रहा था, तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो हमारे 705 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए थे, वो भी अब घट के 625 बिलियन डॉलर आ गए हैं। हालाँकि उसके घटने के और भी बहुत कारण हैं, डॉलर का मजबूत होना, आरबीआई का बार-बार इंटरवीन करना, ये भी उसके उसके कारण रहे हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेशक जो यहाँ आके फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, उसमें भी थोड़ी-सी सुस्ती दिखाई दे रही है। और स्टॉक मार्केट की हम बात करें, शेयर मार्केट की, वैसे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बहुत सारे पैमाने हैं। शेयर मार्केट में आप देखते हैं 26,277, अगर निफ्टी की हम बात करें, पहुँचा था, वहाँ से 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, नीचे आ चुका है। किस वजह से? एक बहुत बड़ी वजह रही है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज़ और एफपीआईज़ जो होते हैं, उन्होंने पैसा बेतहाशा निकाला है। जनवरी के महीने में ही अभी तक करीब 50,000 करोड़ से ऊपर का पैसा निकाल चुके हैं, और पूरा हम गिने अक्टूबर से लेके आज तक, तो करीब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा वो भारतीय शेयर मार्केट से निकाल चुके हैं। वो वापस अपने-अपने देश पैसे को ले जा रहे हैं। क्योंकि उनको थोड़ा-सा रिस्क नज़र आ रहा है, उनको अपने यहाँ बेहतर रिटर्न्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना ने बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया है, कुछ एफआईआईज़ और एफपीआईज़ वहाँ पैसा लगा रहे हैं। कुल मिला के देखें, तो सुस्ती साफ तौर पे अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है, मेन बात ये है, एक पुराना गाना था, मुझे याद है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूँ? अगर भई पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स सुस्त हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मेरी अपनी जो अर्थव्यवस्था है, उस पे अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? मैं तो निर्णय कोई भी लेना है, या मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँचूँगा, तो मैं उसी आधार पे पहुँचूँगा कि मेरी अपनी अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर ये मंदी
या ये सुस्ती और ज़्यादा गहराती है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। पहले तो आपको अपनी कोई बड़ा खर्च आप करने जा रहे हैं, उस खर्च को फिलहाल के लिए आपको टाल देना चाहिए। यानी कुछ टाइम के लिए आप टाल दे दिए 6 महीने, साल के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो, आप उसको टाल दीजिए। दूसरा, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, उस नौकरी को पकड़ के रखिए। नौकरी को लोग मैं देखता हूँ कि ढीला छोड़ देते हैं कि हम तो बड़े डिमांड में हैं, हमारा काम तो ऐसा है जो कोई कर नहीं सकता। मैं तो लाखों में एक हूँ, मुझे तो नौकरी लोग हाथों पे बुला के ले लेंगे। हो सकता है आप ठीक भी हो, पर ये भी हो सकता है जब सुस्ती आती है, थोड़ी-सी मंदी की आहट आती है, कि आपको इतनी आसानी से नौकरी ना मिले। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपको नौकरी को पकड़ के रखना चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जो पहले बढ़ रही थी, तो ज़्यादा इस पे गिले-शिकवे भी नहीं करने चाहिए। एट लीस्ट आप अपना एक फोर्ट जिसको कहते हैं वो बना के रखिए, उसको पकड़ के रखिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो मैं समझता हूँ अभी आपको एक्सपेंशन डिमांड के बेसिस पे करनी चाहिए। अगर आपको डिमांड नहीं नज़र आ रही है, तो बिज़नेस को एक्सपैंड मत करिए। बिज़नेस में निवेश, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी सुस्ती बहुत बड़ा एक पैरामीटर होता है कि निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस रफ्तार से हो रहा है, ये भी स्लो डाउन हुआ है। लोग उतनी रफ्तार से फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधी-सी बात है उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है इतनी। जब डिमांड नहीं है, तो फैक्ट्री नहीं लगा के एक्सपैंड करके क्या करेंगे? तो अगर आप छोटा बिज़नेस भी करते हैं, एमएसएमई सेक्टर में भी हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने रिसोर्सेज़ को बचा के रखना चाहिए। आपको नए एक्सपेंसेस बिज़नेस में अभी नहीं पालने चाहिए। आपको कोई नए, खासकर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो कि आपको करने ही करने हैं, भले ही सेल हो ना हो, रेवेन्यू हो ना हो, उनको आपने नहीं लेना है। और एक अंग्रेजी में शब्द होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। आपको अगर लग रहा है कि आपके बिज़नेस का रेवेन्यू डाउन हुआ है, आपके बिज़नेस की सेल डाउन हुई है, आपकी कलेक्शंस अब आसानी से नहीं हो पा रही है, तो हम ऑस्टेरिटी मेजर्स, एक शब्द होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बिज़नेस में ऑस्टेरिटी लानी चाहिए। ऑस्टेरिटी क्या होती है? कि जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है फालतू खर्च हो रहा है, जहाँ कहीं खर्चा बचाया जा सकता है, कहीं फालतू स्टाफ रखा है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है अननेसेसरी बिज़नेस का खर्चा हो रहा है और आप उसकी अभी तक परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आपकी सेल अच्छी थी, रेवेन्यू अच्छा था, कमाई अच्छी थी, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे लगता है उसको आपको थोड़ा-सा विचार पुनः करके उन खर्चों को कर्टेल करना चाहिए, उन खर्चों को रोक देना चाहिए, जिससे कि आपके रिसोर्सेज़ की ब्लीडिंग ना हो, आपके रिसोर्सेज़ ज़ाया ना जाएँ। रिसोर्सेज़ को बचा के रखिए। नए बिज़नेसेस का सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के रिसर्च करके लीजिए। ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस होते हैं जो सुस्ती में ज़्यादा चलते हैं। अगर ऐसा कोई बिज़नेस है फिर तो ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है कि सेम लाइन ऑफ बिज़नेस में अभी उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कई बार लोग नए बिज़नेस की, नई लोकेशंस की सोचने लगते हैं। यहाँ भी खोल देते हैं, वहाँ भी खोल देते हैं, एक फैक्ट्री वहाँ भी लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं। मुझे लग रहा है उस सब पे एक बार, अंग्रेज़ी में बोलते हैं सेकंड थॉट, आपको दोबारा विचार करना चाहिए और कुछ टाइम इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें 31 मार्च 2025 का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प साहब अभी आए हैं अमेरिका, इनकी पॉलिसीज़ रोज़ नई-नई घोषणाएँ आ रही हैं, नए-नए तेवर दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा दुनिया को सेटल हो जाना चाहिए, प्लस हमारा बजट भी आ रहा है पहली फरवरी को, हमें ये भी इंतज़ार करना चाहिए कि उसमें क्या अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और वो उन अनाउंसमेंट्स का अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं होता कि पहली फरवरी को बजट आया, अनाउंसमेंट हुई और अगले दिन आपको उसका फ़र्क दिखने लग गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समय लगता है कोई भी नीति को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, उसका आपको इंतज़ार करना चाहिए। निजी तौर पे मैं समझता हूँ आपको अपने रिसोर्सेज़ सेविंग्स बना के रखनी चाहिए। मान लीजिए नौकरी चली जाती है, बिज़नेस किसी कारण से बंद हो जाता है, तो जो आपके पास सेविंग्स है उसको आप सँभाल के रखिए। बड़ा खर्च, जैसा मैंने कहा, नहीं करिए। लोन भी एडिशनल मत लीजिए, खामखा के लोन आप मत लीजिए कि मैं तो आराम से इसकी ईएमआई दे दूँगा, हो नहीं पाता है ऐसा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। मैं होप, विश और प्रे करता हूँ कि जिस मंदी की आहट सुनाई दे रही है, जो दरवाज़ा खटखटा रही है, वो ना ही आए, वापस लौट जाए। पर अगर आती है तो मैंने आपको जो तरीके बताए उसको लगाइए, और वैश्विक अर्थव्यवस्था से हम बहुत बेहतर हैं। हम 6.4 पर भी बढ़ रहे हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तो कुल 2.7 पर बढ़ रही है। डबल से भी ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं, तो हमारी हालत उनसे बहुत अच्छी है। पर तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है, संज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक हेड्स अप आपको देना था। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। उससे चैनल को मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।